व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि हाफ ईयरली से पहले मैंने आपको 6 चैप्टर्स कराए थे। अभी आगे वाले चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 एज पर द लेटेस्ट बुक्स। वैसे मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 7 पे द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, तो उस हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है, बट कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 7 लिखा है। तो आपकी बुक में अगर 7 है तो 7 मान लो, 8 है तो 8 मान लो। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आ जाएगा। शुरू करते हैं और चीजों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेट्स बिगिन। बच्चों, ये चैप्टर आपकी पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है और आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला चैप्टर है। कि अगर आप कल को कोई कंपनी फॉर्म करते हो, आपने कोई ऐसा बिजनेस बना दिया जो एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो गया, तो वो कैसे शेयर्स इशू करती है, कैसे डिबेंचर्स इशू करती है, क्या है शेयर्स, क्या है डिबेंचर्स, सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ समझना और चीजें क्लैरिफाई करते चलना। देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है, द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। शुरुआत होती है बच्चों की हमारे पास बिजनेस फाइनेंस क्या है, व्हाट इज एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस। तो देखो, कोई भी बिजनेस आपको अगर करना है, कोई भी काम आपको करना हो, तो सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बिना कैपिटल के, बिना मनी के, बिना फाइनेंस के बिजनेस हो ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, किसी भी स्केल का बिजनेस, किसी भी नेचर का बिजनेस, यू नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज पे लगाया जाता है, उस पूरे को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट द एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। अब कितने तरीके का बिजनेस फाइनेंस हो सकता है या कितने तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? तो बच्चों, ये कहा जाता है कि 2 तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है जो आपको बिजनेस के शुरू में चाहिए, जो आपको बिजनेस के स्टार्टिंग में मेन कैपिटल लगानी पड़ती है। जैसे मुझे अगर कोई दुकान खोलनी है, तो सबसे पहले तो मुझे दुकान खरीदनी पड़ेगी, लैंड खरीदनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद उसके अंदर फर्नीचर, उसके अंदर अगर कोई मशीन वगैरह लगानी है तो मशीन चाहिए। तो लैंड है, मशीन है, फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, इस तरीके की चीजें जो लंबे समय के लिए पैसा लगता है और एक ही बार शुरू में ही लग जाता है, उसको बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बिजनेस के बिल्कुल शुरू में लगेगा, बड़े अमाउंट में लगेगा, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा और इससे नॉर्मली हमारे एसेट्स बनते हैं बच्चों। जैसे आपने लैंड ले लिया, लैंड आपका एसेट है, फर्नीचर बनाया एसेट है, प्लांट मशीनरी बनाया एसेट है, तो ऐसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल बोलते हैं। वहीं पे इन एसेट्स को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे मशीन को चलाने के लिए बिजली लगेगी यानी इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फ्यूल लगेगा, पेट्रोल डीजल जो भी उसमें डलता होगा, है ना। उसी तरीके से अगर आपने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा है, भाई सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए मशीन को चलाने के लिए, उसकी वेजेस सैलरी देनी है, तो ये बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे हर महीने रेकरिंग नेचर के होते रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल फिक्स के कंपैरेटिवली छोटा अमाउंट होता है, बार बार करना पड़ता है खर्चा, फिक्स तो एक ही बार करना पड़ता है, और इनसे कोई एसेट नहीं बनता, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है फिक्स कैपिटल? क्या होता है? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने के लिए फंड्स चाहिए एसेट्स खरीदने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, इनको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बिजनेस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा या ज्यादा चाहिए होगा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों, बहुत सारे। क्लास 12 में आप डिटेल में फैक्टर्स पढ़ोगे, यहां तो शुरू में थोड़े से ही 2-4 फैक्टर्स हैं, मैं बता देता हूं। जैसे नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरीके का है। सो सॉरी, मेरी तबीयत काफी खराब है, तो थोड़ा सा प्लीज बेयर करना। नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब आप कैसा बिजनेस करते हो। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है बच्चों कि आप सामान बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको मशीन वगैरह लेके आनी पड़ेगी, तो पैसा ज्यादा चाहिए। वहीं आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर का काम होता है भैया खरीद के लाया और बेच दिया,
ऐसा बिजनेस करता है, या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो जो बहुत ज़्यादा मशीनें वशीनें नहीं चाहिए जिसको, तो उसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, है ना। दूसरा आता है बच्चों स्केल ऑफ ऑपरेशंस। आप किस स्केल पे काम कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, मीडियम स्केल पे कर रहे हो, लार्ज स्केल पे कर रहे हो, आप किस स्केल पे बिजनेस कर रहे हो। स्मॉल स्केल पे करोगे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, लार्ज स्केल पे करोगे तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। उसके साथ साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। अगर आप बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी एक्सपैंड करना चाहते हो, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और अगर आप बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करना चाहते, आप धीरे धीरे करने वाले हो, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली फिक्स कैपिटल भी कम चाहिए होगा। तो फिक्स कैपिटल के अंदर कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको क्या बोला कि आपने फिक्स कैपिटल एक बार ले लिया, अब ज़रूरी नहीं है कि भैया वहाँ पे अब उसके बाद बिजनेस में खर्चा ही नहीं होगा। खर्चा तो तब भी होगा, हर महीने अलग अलग खर्चे करने हैं। आपको सैलरी वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आपको रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, आपको फ्यूल चार्जेस देने हैं, मल्टीपल खर्चे बिजनेस में होते रहते हैं। रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, चाय पानी का खर्चा हो गया, बेसिकली ये सारे खर्चे होंगे, इनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट एंड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अ बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। तो बिजनेस चालू करने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स, जैसे स्टॉक के लिए, बिल्स रिसीवेबल्स के लिए, सैलरीज के लिए, वेजेस के लिए, टैक्सेस के लिए, रेंट के लिए, इन सब खर्चों के लिए बच्चों वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। बिजनेस यूनिट सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। क्या क्या फैक्टर्स दिए हुए हैं, किसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल कब कम या ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि क्या आप सामान कैश में बेचते हो या आप सामान क्रेडिट में बेचते हो, कैश या फिर क्रेडिट। अब देखो अगर आप कैश में बेचते हो तो आप माल बेचते हो, पैसा आ जाता है, माल बेचते हो, पैसा आ जाता है। वहीं एक दूसरा दुकानदार है जो उधार में बेचता है, माल बेचता है, पैसा आता ही नहीं है, अगली बार फिर अपनी जेब से लगाना पड़ेगा स्टॉक डालने के लिए दुकान में, है ना। तो उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उधार में बेचता है वो। वहीं पे जो कैश में बेचता है उसने बेचा और पैसा आ गया, बेचा और पैसा आ गया, राइट। तो देखो लिखा हुआ है एक बिजनेस यूनिट जो गुड्स बेचता है उधार पे या फिर जिसका स्लो सेल्स है उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। वहीं पे जो क्विकली बेचते हैं, कैश में बेचते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है ग्रोथ और एक्सपेंशन के साथ। आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, आपका बिजनेस बड़ा होता है, एक्सपैंड करते हो, तो देखो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, ज़्यादा ऑफिसेज होंगे, तो ऑफकोर्स वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेगी, आपके खर्चे उतने ही बढ़ते चले जाते हैं बच्चों। तो ऐसे केस में हम लोग बहुत बहुत क्लियरली बोलते हैं कि भैया अगर हम एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हैं, अगर हम ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, तो उस सिनेरियो में इट इज क्वाइट क्लियर कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, लार्जर फंड्स में बी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हायर इन्वेंटरीज। अगर आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना है, आप अपनी दुकान में माल भर के रखना चाहते हो, आपकी दुकान खाली नहीं दिखनी चाहिए। अगर माल भर के रखना है तो पैसा चाहिए, माल ऐसे तो नहीं भरा जाता। आप अपने आसपास देखते हो ना, कुछ दुकानों में फुल माल भरा होता है और कुछ दुकानों में थोड़ा थोड़ा सामान रखा होता है। तो जिस दुकानदार ने माल भरा हुआ है, स्टॉक भरा हुआ है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लग रहा है बेटा उसका, क्योंकि पैसा चाहिए भाई स्टॉक भरने के लिए। और जिस दुकान में खाली खाली है वो इतना पैसा नहीं लगा रहा वर्किंग कैपिटल में। ठीक है बच्चों, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। अब हमारे पास आता है कि कितने प्रकार के फंड्स हो सकते हैं, कितने काइंड्स ऑफ फंड्स हो सकते हैं, या हम फंड्स को कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास फंड्स का कैटेगराइजेशन या कैटेगरीज ऑफ फंड्स, कैटेगरीज ऑफ फंड्स तीन तरीके की बेटा हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ये चार्ट आप बना लेना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले पीरियड, दूसरा ऑनरशिप, तीसरा जनरेशन। On the basis of period, on the basis of ownership,
ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। ये है याद करने के लिए पॉग, POG, जैसे होता है ना पोगो, देखो पोगो, तो ओ कुछ नहीं है, POG याद रखना है बस, ठीक है। तो अगर फंड्स के बारे में जानना है तो पोगो देखो। P का मतलब टाइम पीरियड के आधार पे बच्चों, टाइम पीरियड के आधार पे जो फंड्स हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, SLM। डेप्रिसिएशन में SLM पढ़ते हैं ना, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, आपसे कोई पूछे कि आपने बैंक से लोन लिया तो बताओ ये लोन किस तरीके का लोन है, तो आप बोलोगे भैया टाइम पीरियड बताओ ना इसका प्लीज। अगर ये लोन लेस देन 1 ईयर का है या अप टू 1 ईयर का है तो इसको मैं शॉर्ट टर्म लोन बोलूंगा। इसका मतलब कोई भी फंड शॉर्ट टर्म कब कहलाता है, जब वो 1 साल के अंदर अंदर उसका पेमेंट होना हो या मैच्योर होना हो, ठीक है। कोई भी फंड मीडियम टर्म कब कहलाता है, जब वो मोर देन 1 ईयर हो, मोर देन 1 ईयर हो और लेस देन 5 ईयर हो। इसका मतलब अगर मैंने कोई पैसा, कोई लोन 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए लिया है, मैक्सिमम 5 साल के लिए लिया है, तो फिर वो मीडियम टर्म में आ जाएगा बच्चों। और अगर मैंने कोई भी लोन 5 साल से ज्यादा और 20 साल तक के लिए लिया है, 5 to 20 years, तो बेटा जी वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से फंड्स को क्लासिफाई करें तो 3 कैटेगरी बनती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ओके, इसके बाद वी हैव ओनरशिप। ओनरशिप में बेटा 2 कैटेगरी हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स का क्या मतलब होता है सर? इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। हम मानते हैं कि एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब मैंने आपको सिखाया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 ही मेंबर चाहिए बस, है ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक चिंटू हो गया, एक चिंटी हो गई, इन दोनों ने मिलके कंपनी बनाई हुई है, ठीक है। अब कंपनी में क्या होता है, आप जो भी पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। यानी जो मालिक है, जो चिंटू है और जो चिंटी है, इन्होंने इस कंपनी में जो भी पैसा लगाया है, भाई बिजनेस इनका है, कंपनी इन्होंने बनाई है, पैसा तो इन्होंने लगाया होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब है बेटा कि इन्होंने पैसा लगाया है और कंपनी का हिस्सा इनके पास है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगा के ये कंपनी शुरू करी थी, 10-10 लाख रुपीस लगा के कंपनी शुरू करी थी, यानी 20 लाख रुपए से कंपनी शुरू हुई। अब आधा आधा लगाया था, तो इसका मतलब 50% कंपनी का हिस्सा चिंटू का, 50% कंपनी का हिस्सा चिंटी का। अब जितना भी प्रॉफिट होगा वो आधा 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 बटेगा, सीधी सीधी सी बात है ना, 50% इसका, 50% इसका। अब इनको और पैसे की जरूरत है बच्चों, इनको और ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो ये मेरे पास आए, दोनों के दोनों मेरे पास आए। मैं अपना नाम लिख देता हूं, लेट सपोज RJ। ये मेरे पास आए बच्चों, ठीक है। अब ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज हमारी कंपनी में पैसा लगाओ ना, आप प्लीज हमको पैसा दो ना बिजनेस करने के लिए, हमें एक्सपेंशन करना है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बस फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें आप थोड़ा सा पैसा दे दो तो हमारा काम हो जाएगा, आप प्लीज इस कंपनी में पैसा लगाओ। मैंने बोला भाई कितना पैसा चाहिए, तो इन्होंने बोला कि हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, 10 लाख रुपए के बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या तुम अपनी कंपनी का कुछ शेयर, कुछ हिस्सा मुझे बेचना चाहते हो? ये कंपनी अभी आज किसकी है? ये कंपनी बच्चों 50% चिंटू की है और 50% चिंटी की है, ठीक है या नहीं है? इन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप हमारी कंपनी में आ जाओ, मैं अपने में से 5% शेयर आपको दे दूंगा, चिंटी अपने में से 5% शेयर आपको दे देगी, तो हमारी कैटेगरी क्या बन जाएगी? अब कंपनी में ऐसा हो जाएगा कि 10% हिस्सा मेरा RJ, 45% चिंटू का, 45% चिंटी का। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों में इस तरीके से बटेगा, जो भी एसेट्स होंगे वो भी तीनों में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, व्हाटएवर।
तो तीसरे पार्टनर ने बोला ठीक है मैं 10 लाख रुपए लगा देता हूं, उसके बदले में मुझे 10% ओनरशिप मिलेगी, मालिक होने का अधिकार मिलेगा, यानी पैसा लगा के मैं भी ओनर बन गया। जैसे चिंटू और चिंटी ओनर, वैसे ही मैं भी ओनर। बस चिंटू और चिंटी के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी, 45%, मेरे पास 10% शेयर होल्डिंग होगी। ऐसी तो कंपनीज करती हैं। आपने शार्क टैंक जैसे शोज देखे होंगे, वो लोग बोलते हैं ना इतना पैसा फॉर इतना परसेंट इक्विटी, 20 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो 5% फॉर 20 लाख या 10% फॉर 20 लाख, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब वो टोटल कंपनी का वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ का 10% कितना बन गया? 20 लाख रुपए, है ना? तो अगर किसी ने ऐसा बोला आपको कि मैं अपनी कंपनी का 20% आपको दूंगा और 20% कितने में? 2 करोड़ में, तो टोटल कंपनी कितने की है? 10 करोड़ रुपए की है ना? तो उसने बोला कि भैया 20% हिस्सा 2 करोड़ रुपए में। तो ये जो हिस्सा मिलता है, ये जो शेयर होल्डिंग मिलती है, ये जो ओनरशिप मिलती है, ऐसा पैसा जिसमें आपको कंपनी की ओनरशिप मिले, आपने पैसा इन्वेस्ट करो और आप मालिक हो गए। जितनी बार कंपनी प्रॉफिट बनाएगी 10% आपको मिलेगा, जितनी बार कंपनी पैसा कमाएगी 10% आपका। ऐसे फंड को बोलते हैं बच्चों ओनर्स फंड्स। इसमें ओनरशिप मिलती है, इसमें आप मालिक बनते हो, इसमें आप मालिक बनते हो बेटा। और ऐसा फंड रिक्वायरमेंट या ऐसा फंड कलेक्शन जिसमें चिंटू चिंटी ने मुझे बोला कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, हम ले रहे हैं एज अ लोन हम ले रहे हैं एज अ लोन और आपको 5 साल बाद वापस कर देंगे विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर देंगे। तो बच्चों अगर कंपनी पैसा अरेंज कर रही है कहीं से एज अ लोन, बोरो कर रही है, उसमें मालिक नहीं बना रही। अब मेरे को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है कंपनी के, मुझे सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट से मतलब है, मुझे अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट से मतलब है, मुझे कंपनी के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है ना? तो ऐसा पैसा बच्चों जिसमें कंपनी बोरो करती है, जिसमें कंपनी लोन लेती है, जिसमें कंपनी आपको अपना क्रेडिटर बनाती है, मालिक नहीं बनाएगी। मालिक तो ओनर्स फंड्स में बनाती है, यहां पे बनाती है क्रेडिटर कि ठीक है हमने आपसे इतना कर्जा लिया है, इसको बोलते हैं बोरोड फंड्स। ठीक है, लास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन का क्या मतलब है कि फंड आप कहां से जनरेट कर रहे हो? क्या फंड बिजनेस के अंदर से जनरेट हो रहा है, इंटरनल सोर्सेज, या फंड बाहर से जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेज? इसका क्या मतलब होता है सर? फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई बच्चों, बहुत अच्छी, बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई जिसमें कुछ पैसा लगना था, और कंपनी ने क्या करा, अपनी पास्ट सेविंग्स में से वो पैसा निकाल लिया। कंपनी ने पास्ट में कुछ सेविंग्स करी हुई थी, उसमें से पैसा निकाला और उस बिजनेस में लगा दिया। तो अगर पिछली सेविंग्स में से कोई पैसा लगाया गया है, उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, मतलब कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर अंदर से ही पैसा जनरेट किया, वहीं पे पैसा बाहर से आ रहा है, जैसे लोन है और भी बहुत सारे सोर्सेज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो आपके पास बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके की कैटेगरीज हो सकती है फंड्स की। अगर मैं पीरियड के बेसिस पे बात करूं तो एसएलएम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। ओनरशिप के बेसिस पे बात करूं तो कंपनी आपको मालिक बनाती है या नहीं बनाती है। मालिक बनाती है तो ओनर्स फंड्स, मालिक नहीं बनाती तो बोरोड फंड्स। तीसरी कैटेगरी की बात करूं जनरेशन, पैसा कहां से जनरेट हो रहा है, क्या बिजनेस के अंदर से या बिजनेस के बाहर? बिजनेस के अंदर से जनरेट हो रहा है तो इंटरनली, इंटरनल सोर्स, बाहर से जनरेट हो रहा है तो एक्सटर्नल सोर्स। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है ये बात? चलो सर, ये भी डन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें वो है डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। सर ओनर्स और बोरोड फंड्स में क्या क्या फर्क होता है? देखो, सबसे पहले मीनिंग में क्या लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है। देखो, ओनर्स फंड्स वो फंड्स हैं जो कि ओनर ने दिए हैं। ओनर का मतलब जो ये पैसा लगाएगा वो मालिक बनेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ट्रेडर मालिक होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर मालिक होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर मालिक होते हैं। शेयर होल्डर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम्हें अगली क्लास में कि शेयर होल्डर होता कौन है, शेयर्स कौन खरीदता है, कौन बेचता है, हर चीज टेंशन फ्री होकर पढ़ना बच्चों, मजा आ जाएगा।
अपार्ट फ्रॉम कैपिटल इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी ठीक है आपकी कैपिटल तो है ही, उसके अलावा आपने जो प्रॉफिट कमाया अगर वो भी री इन्वेस्ट कर दिया तो भी वो ओनर्स फंड्स का ही पार्ट है। बोरोड फंड्स में क्या होता है, जो फंड आपने लोन से बोरोइंग से अरेंज करे हैं, कहीं से कर्जा लिया है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, सेविंग, इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया बच्चों। बेसिकली ये इंडिया में से होते हैं, ये इंडिया से फंड रेज कर रहे हो, ये इंटरनेशनली रेज कर रहे हो, बाहर वालों से ले रहे हो पैसा, ये इंडिया के बाहर से रेज कर रहे हो, और कुछ नहीं है। बोरोड में क्या क्या आ जाते हैं, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन ले लिया आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन ले लिया, जनता से लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उधार देता है, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार देती है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, पढ़ेंगे ये सारे के सारे भी। ठीक है बच्चों। टाइम पीरियड, ऑनर्स कैपिटल का टाइम पीरियड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। भाई मालिक तो पैसा लगा रहा है, पैसा कब मिलेगा उसको वापसी, जब बिजनेस बंद होगा। लोन का टाइम पीरियड कंपैरेटिवली छोटा होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। Such sources provide funds for a specific period on certain terms and conditions. Return, ओनर्स फंड्स के बदले में क्या मिलता है, शेयर होल्डर को बदले में क्या मिलता है, भाई मालिक को क्या मिलता है बिजनेस से, मालिक को बिजनेस से मिलता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। वहां बोरोड फंड्स में उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा इंटरेस्ट, वापसी बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। सिक्योरिटी, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, लोन लेंगे तो सिक्योरिटी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी लोन मिलेगा, राइट। कंट्रोल, शेयर होल्डर्स का फुल कंट्रोल होता है, ओनर्स फंड्स है, हर डिसीजन में मालिक से तो पूछ के लोगे ना डिसीजन, तो इसमें फुल कंट्रोल होता है। इनको कोई कंट्रोल नहीं होता, कंपनी जो चाहे वो कर सकती है। तुम्हें क्या मतलब है भाई, तुम मालिक थोड़ी ना हो, तुमने सिर्फ लोन दिया है, तुम्हें क्या मतलब है। इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है जी, ओके, परफेक्ट। इसके बाद हमारे यहाँ से सोर्सेज शुरू हो रहे हैं बच्चों। सोर्सेज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको आज बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, टाइप्स ऑफ फंड्स क्लियर हुए होंगे, फंड्स का मतलब समझ में आया, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल समझ में आया, उसके अलावा ऑनरशिप बेसिस, पीरियड बेसिस, जनरेशन बेसिस, ये सब समझ में आया। आज एक बार इतनी रीडिंग ले लो। अगली क्लास में अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे शेयर डिवेंचर हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए, जो आपकी सिलेबस में है, सारे हम कवर करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज प्रे फॉर माय recovery. Thank you so much.